Hey guys, welcome back to Humanities Corner. Hope you and all are doing well. तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चे हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली यार हमने कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से इनिशियल पीरियड्स के अंदर इन्होंने भारी भरकम वोट लेके थ्रू आउट द कंट्री डिफरेंट स्टेट्स के अंदर भी अपनी गवर्नमेंट बनाई और सेंटर में तो इनकी गवर्नमेंट थी ही काफी सालों तक. ठीक है, तो वो डोमिनेंस एस्टैब्लिश की, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई है, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो अपनी डोमिनेंस को एस्टैब्लिश कर सकी. ओके, लाइक अदर वीडियोस वन शॉट लेक्चर होगा, डिटेल में हम सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे. पीडीएफ नोट की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से उसको जाके डाउनलोड कर लेना. आफ्टर एवरी टॉपिक रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो पहले पॉइंट के अंदर लिखा गया है दैट सेकंड चैलेंज था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. अब काफी लोग ब्लैंक हो जाएंगे जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर को नहीं पढ़ा है ना, बट मैं थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ आप लोगों को सो दैट आप भी थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए कि आज हम क्या पढ़ने वाले और क्यों पढ़ने वाले हैं. ठीक है यार, जो हमारी पहली बुक थी दैट वाज अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स. ठीक है, वर्ल्ड अफेयर में मेनली हमने कोल्ड वॉर को डिस्कस किया कि मेजर दो ग्रुप्स बन गए थे, उनके अंदर आइडियोलॉजिकल वॉर पड़ा. फिर उसके बाद हमने कुछ ऑल्टरनेटिव सेंटर्स को डिस्कस किया, ईयू को, एशियान को, चाइना को. ठीक है, देन यूनाइटेड नेशंस को डिस्कस किया, फिर सिक्योरिटी को डिस्कस किया एंड एंड में हमने ग्लोबलाइजेशन को पढ़ा. तो मेजरली हमने 1990s से लेके प्रेजेंट, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन अभी तक चल रहा है, इस स्पैन ऑफ टाइम को हमने डिस्कस किया था कि क्या मेजर चेंजेस हुए थे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर. ठीक है, अब इसके अंदर मेनली जो हमारी सेकेंड बुक है दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. तो यानी हम आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी मेजर चेंजेस हुए हैं पॉलिटी के अंदर, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ, क्या कंपटीशन रहा, उस सबको हम डिस्कस करने वाले. ठीक है, तो पहला जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने 1947 के बाद पढ़ा कि मेजर 3 चैलेंजेस थे हमारे सामने. क्या क्या थे? पहला था बच्चे नेशन बिल्डिंग. नेशन बिल्डिंग ऑलरेडी हम पहले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं. देवर 565 प्रिंसली स्टेट्स जिनको मर्ज कराया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बिकॉज इनके पास ऑप्शन था कि उन्होंने इंडिया ज्वाइन करना है, इंडिया ज्वाइन कर सकता है, पाकिस्तान ज्वाइन करना है, पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज बना सकते हैं. ठीक है, लेकिन इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल दैट ही मेक श्योर कि 565 के 565 प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने इंडिया के अंदर मर्ज कराया और हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखा. ठीक है, सेकेंड चैप्टर में बच्चे हमने पढ़ना है डेमोक्रेसी के बारे में कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जाए एटसेट्रा, वो हम आज पढ़ने वाले हैं. एंड थर्ड में हमने पढ़ना है मेनली डेवलपमेंट के बारे में. ठीक है, फर्स्ट और थर्ड चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप इजीली जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए. ठीक है, और आपको बाकी भी सब्जेक्ट्स और सीरीज बहुत ही स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिव वे के अंदर मिल जाएगी. राघव, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी जाके एक्सप्लोर करें चैनल पे. ठीक है, आप देख सकते हो. ओके कूल, तो हमें आइडिया लग गया कि इस बुक के अंदर हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस मेजर चेंजेस को पढ़ना है. 3 चैलेंजेस थे हमारे सामने. सबसे पहले फर्स्ट नेशन बिल्डिंग, फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड डेमोक्रेसी जिसे हम आज पढ़ेंगे, एंड थर्ड डेवलपमेंट जिसको ऑलरेडी वीडियो आपके चैनल पे है, आप देख सकते हो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. आप डेमोक्रेसी कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? ठीक है, कैसे करेंगे? कोई भी जो कंट्री होती है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में उसके रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं. फॉर एग्जांपल कि वहां पे कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि रेजिडेंशियल होगी या फिर पार्लियामेंट्री होगी. ठीक है, हमारे यहाँ पे कौन सी है? पार्लियामेंट्री है. ठीक है, उसके बाद इलेक्शन मेथड कि किस तरीके से इलेक्शन होंगे, मोनार्की होगी वहां पे या फिर वहां पे डेमोक्रेसी होगी. हमारे इधर पे डेमोक्रेसी है. तो ये सारी चीजें उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है. ठीक है, तो सिमिलरली जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया उसमें बहुत क्लियरली लिखा गया इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेटिक सॉर्जन नेशन, यानी हम आत्मनिर्भर रहेंगे, अपनी खुद की इंडिपेंडेंट सरकार बनाएंगे. और कैसे बनाएंगे? थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल्स चॉइस. लोगों की जो मर्जी होगी वो उसी को ही अपनी सरकार और अपनी सत्ता हाथ में देने वाले हैं. ठीक है, तो कुछ बेसिक डेटा दिया हुआ है. हम ऑलरेडी क्लास 11th में ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ के आए, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं. डेट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, स्पेशली सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से. ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया.
फोर्स में कब आया बच्चे? फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। एंड ओके, थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट ने हमको रूल किया था। ओके, काफी बच्चे इस पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं, एक बार ये क्लियर कर देती हूँ। हमें आजादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन हमारा पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था और तब हमारी सरकार आई थी, ठीक है। तो ये जो 5 साल का स्पैन था, इस टाइम पे हमें किसने गवर्न किया था? एक इंटरिम गवर्नमेंट ने। इंटरिम गवर्नमेंट एक तरीके की टेम्पररी गवर्नमेंट थी। जब ब्रिटिशर्स यहाँ से छोड़ के गए थे 1947 में, तो उन्होंने पावर ट्रांसफर की थी इस इंटरिम गवर्नमेंट को। इस इंटरिम गवर्नमेंट में कौन लोग थे? मेनली हमारे उस टाइम के जो लीडर्स थे या फ्रीडम फाइटर्स थे, मेनली कांग्रेस पार्टी जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड या कनेक्टेड पार्टी थी, उसके कुछ मेंबर्स को ज्वाइन करके एक कमेटी या एक गवर्नमेंट बनाई गई थी, जिसको ये पावर दी गई थी। मेन काम यही था कि आपने इलेक्शंस करवाने हैं, इलेक्शन के बाद आपने यहाँ पे एक सरकार को एस्टैब्लिश करना है जो इस देश को आगे चलाने वाली है। तो 5 साल तक हमारी जो बागडोर थी वो एक इंटरिम गवर्नमेंट ने संभाली हुई थी, ठीक है। हमने पढ़ लिया 3 चैलेंजेस थे, डेमोक्रेसी को कैसे एस्टैब्लिश करना है। अब डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट भी कर ली, ठीक है। अब काम क्या? अब हमने इलेक्शंस करवाने। इलेक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए? हमें इलेक्शन कमीशन चाहिए, एक कमेटी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ढांचा चाहिए जो करवा सके। तो 1950 के अंदर हमने अपनी इलेक्शन कमीशन को भी सेटअप कर लिया और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने भैया हमारे सुकुमार सेन। अगेन 1 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CUET के लिए भी और आपके बोर्ड्स में भी, ठीक है। पहला इलेक्शन हमारा 1952 में हुआ था। ऑल्दो 1951 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था, लेकिन मेजर जो वोटिंग हुई थी वो जनवरी 1952 में हुई थी और इवेंचुअली रिजल्ट भी तभी आया था। तो हम इसको 1952 का ही इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जब इलेक्शंस होने थे तो यार हमारे सामने बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट टास्क थे, ठीक है। उनमें से 2 सबसे मेजर टास्क थे। पहला था ड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज। देखो इंडिया का मैप हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है। आज के टाइम पे हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। लेकिन जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो ऐसा नहीं था। 1947 में हार्डली कोई 12-13 स्टेट्स थे और स्टेट की जो बाउंड्रीज थी, कंस्टिट्यूएंसीज थी, वो इतनी क्लियर कट नहीं थी जितनी हमें आज देखने को मिलती है, ठीक है। आज हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया है कि ऊपर जम्मू कश्मीर है, इधर लद्दाख है, फिर नीचे आते आते हमारा पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, MP है, बिहार है। तो एक फिक्स बाउंड्री है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली इलेक्शंस होते हैं वहां पे, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं था, बाउंड्रीज इस तरीके से डिवाइडेड नहीं थी, हार्डली कोई 12-13 स्टेट थे। तो सबसे पहला काम यही था कि हमें इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को ड्रॉ करना है। जैसे इतना एरिया हो गया, ये एक इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी हो गई, यहाँ से 4 लोग खड़े होंगे, यहाँ से एक MP का इलेक्शन होगा, एक MLA का होगा। तो वो एक बहुत हेक्टिक टास्क था, ठीक है। सेकेंड था प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रूल्स। इलेक्टोरल रूल्स यानी कि अब आपको इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए ना, कितने लोग वोट करेंगे, क्या उनकी एज है, कैसे कैसे, उनकी सारी डिटेल चाहिए होती है। अभी भी आफ्टर एवरी 5 ईयर उसको अपडेट किया जाता है ना। अभी आप लोग तो वोट नहीं देने लगे होगे, लेकिन अपने मम्मी पापा या भाई बहन से पूछना कि एक प्रॉपर ऐसे लिस्ट बन के आती है जिसमें उनके सारे डिटेल्स होते हैं एंड इवेंचुअली उनके पास वोटिंग कार्ड होता है जिससे वो वोट्स दे करके आते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया कि इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज सही से नहीं बनी हुई थी। ये हमारा मेजर प्रॉब्लम था कि हमें वो ड्रॉ करनी है, ठीक है, और वो भी इतनी बड़ी लैंड बाउंड्री के ऊपर, ठीक है। इलेक्टोरल रोल्स के अंदर कैसे प्रॉब्लम थी? लाइक जो पहला ड्राफ्ट हमारी कमेटी ने प्रिपेयर किया था, लोगों ने प्रिपेयर किया था, उसमें 40 लाख वुमेन के जो नेम्स थे देवर इनकरेक्ट, ठीक है। अब जो कमीशन होती है भैया वो बोल देते हैं कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी, इसको रिवाइज करो, डिलीट करो, दोबारा से डेटा को लेके आओ और सही तरीके से नाम को लिख के लेके आओ, ठीक है। बिकॉज वी वांटेड कि इलेक्शन पूरे फ्री फेयर होने चाहिए, कोई भी उसके अंदर धोखाधड़ी या धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि उस टाइम पे 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, ठीक है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 15% लिटरेट थे, बाकी लोग लिटरेट नहीं थे। तो वो भी एक मेजर प्रॉब्लम था कि लोगों को समझाना था कि कैसे वोट करना है, किस तरीके से आपने नाम पढ़ना है, सिंबल को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब उस टाइम पे अभी क्या होता है, स्टेट इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होते हैं, है ना। मतलब सारे स्टेट्स के एक साथ नहीं होते ना, 28 के 28 स्टेट्स के अलग अलग टाइम पे होते हैं। जैसे अभी राजस्थान में होंगे, मिजोरम में होने वाले हैं, ठीक है, लेकिन सबके साथ में नहीं होते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर होते हैं। लेकिन हमारा पहला इलेक्शन था तो उस टाइम पे हमारे जितने भी स्टेट्स थे, स्टेट्स के क्या होते हैं, MLA होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और हमारे जो
सेंटर के इलेक्शंस थे, लोकसभा के, वो साथ में हुए थे, ठीक है। तो थ्रू आउट द कंट्री उस टाइम पे इलेक्शन हो रहा था, तो उस टाइम पे 3200 एमएलए को इलेक्ट करना था और 489 लोकसभा मेंबर्स को इलेक्ट करना था, ठीक है। तो इस इतने बड़े काम के लिए हमारी कमीशन ने 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेन किया था, ठीक है, ताकि इलेक्शंस फ्री एंड फेयरली और स्मूथली कराए जा सके। ओके, हमने पढ़ लिया कैसे एस्टैब्लिश हुई, हमने कमेटी बना ली, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी हमने उनको भी सॉल्व कर लिया और 3 लाख लोगों को भी ट्रेन कर लिया इलेक्शन को करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब जब हमने ये मॉडल को अडॉप्ट किया या जब हमारे पास इलेक्शंस होने वाले थे, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड हमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, हमें बहुत ज्यादा गालियां पड़ी। क्यों पड़ी, अब मैं बताती हूँ। अब इंडिया का जो एक्सपेरिमेंट था विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया था कि 21 साल से ऊपर जो भी लोग हैं, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो किस कास्ट के हैं, मेल है, फीमेल है, काले हैं, गोरे हैं, सबके पास हमने वोटिंग राइट दे दिया था, ठीक है। दिस वाज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री की किसी कंट्री ने अपने पूरे ही नेशन स्टेट को, सब लोगों को वोटिंग राइट्स दे दिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम यूरोप की बात करते हैं, बहुत ज्यादा वेल डेवलप थे, लेकिन उन्होंने सभी वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दिए थे। वहां पे क्राइटेरियाज थे, अगर वुमेन एजुकेटेड है तो उनको वोटिंग राइट मिलेगा, अगर उनके पास जमीन है तो उनको वोटिंग राइट मिलेगा। लेकिन हमने ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं किया, भले ही कोई पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, हमने सबको वोटिंग राइट्स दे दिए। तो हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट था, इसको लोग बहुत ज्यादा बोल्ड और साथ के साथ रिस्की बता रहे थे, ठीक है। हमारे खुद की कंट्री के लोगों ने भी कसर नहीं छोड़ी थी। इंडियन एडिटर्स ने तो इसको बिगेस्ट गैम्बल यानी जुआ बोल दिया था हिस्ट्री के अंदर, कि इतना बड़ा जुआ होने वाला है, ठीक है। बिकॉज इवेंचुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स में देखने को आ रही थी कि बार बार इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज किया जा रहा था, ठीक है। इलेक्शंस को भी यहां तक कि 2 बार पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन 6 महीने की कठिन कैंपेनिंग, पोलिंग और काउंटिंग के बाद हमारा इलेक्शन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली हुआ, ठीक है। एंड इसके अंदर मेनली, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि जो पार्टिसिपेशन था दैट वाज आल्सो एनकरेजिंग, क्योंकि हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन था, लोगों ने भारी भरकम मात्रा में पार्टिसिपेट किया था, सब लोग वोट देने आए थे और जो इलेक्शन थे दे वर क्वाइट कॉम्पिटिटिव, यानी एक सीट के लिए 4-4 कैंडिडेट्स लड़ रहे थे, ठीक है। तो और जो रिजल्ट्स आते हैं देवर एक्सेप्टेड फेयर। जो इलेक्शंस हुए थे बहुत ज्यादा पीसफुली हुए थे, बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्वक तरीके से हुए थे। इवेंचुअली जो लोग हार भी गए थे उन्होंने भी इस इलेक्शन के रिजल्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया था एंड इसको प्रेज किया था, ठीक है। तो हमने जितनी भी हमारी क्रिटिक्स थी, हमारी जो गालियां पड़ रही थी, धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उन सबको हमने गलत प्रूव कर दिया एंड इवेंचुअली लोग जो थे वो हमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस भी हुए थे कि किस तरीके से फर्स्ट टाइम इन्होंने इलेक्शन कराया है। इतनी मैसिव, इतनी बड़ी जो हमारी कंट्री थी, पहली बात तो एरिया वाइज बहुत ज्यादा बड़ी थी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी थी, लोगों को समझाना एक बहुत बड़ा टास्क था, ये सारी चीज को फ्रेम करना एक बहुत बड़ा टास्क था। तो हमारा जो ये इलेक्शन था, इट सेट एज अ बेंचमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। आगे चलते हैं तो हमें एक बॉक्स दिया गया है दैट इज चेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग। तो आज के टाइम पे हम वोटिंग कैसे करते हैं, ईवीएम मशीन के थ्रू करते हैं। ईवीएम मशीन बेसिकली एक मशीन होती है, नेक्स्ट पेज पे उसकी इमेज भी लगाई हुई है इस तरीके की कि यहाँ पे कैंडिडेट के नाम होते हैं, उसका सिंबल होता है और यहाँ पे बटन्स होते हैं। तो हम जिसके भी बटन को प्रेस करते हैं उसको हमारी वोट चली जाती है और वो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाती है। पहले ऐसा नहीं था। फर्स्ट इलेक्शन के अंदर क्या हुआ था, स्टील के डब्बे रखे गए थे इस तरीके से, ठीक है। स्टील के डब्बे थे, डब्बे के ऊपर उस कैंडिडेट का नाम होता था, उसका नाम होता था, साथ में उसका सिंबल होता था। नाम भी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में भी होता था शायद, ठीक है। और जो वोटर होता था उसको एक ब्लैंक पेज दिया जाता था कि आपने इसके अंदर ड्रॉप करना है। लाइक जो कैंडिडेट ए है उसका बक्सा ये है, कैंडिडेट बी का ये है, कैंडिडेट सी का ये है। मेरे को एक ब्लैंक पेपर दिया गया, मैंने सी को वोट डालनी है तो मैं सी के वाले में आके ब्लैंक पेपर डाल देती थी। आपने बी को डालनी है तो आपने बी को डाल दी। उसके बाद उन ब्लैंक पेपर्स को काउंट किया जाता था एंड फिर रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाता था, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत लंबा टास्क था। पहले इलेक्शन के अंदर ऑलमोस्ट 20 लाख स्टील बॉक्सेस को इस तरीके से प्लेस किया जाता था। ये सारा काम एक दिन पहले करना होता था कि आपने बॉक्सेस पहुंचाने हैं, बॉक्सेस के ऊपर उनके नाम होने चाहिए, उनके सिंबल्स होने चाहिए। तो काफी एक हेक्टिक टास्क था, ठीक है। और फर्स्ट 2 जनरल इलेक्शन के अंदर यही प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद आगे बैलेट पेपर, ठीक है। आफ्टर इन द थर्ड इलेक्शंस कैसे आ गए, बैलेट पेपर इस तरीके का होता था, एक पेपर होता था, यहाँ पे अगेन आपको उसका नाम होता था कैंडिडेट का और उसका सिंबल होता था एंड उसके सामने आपको स्टैंप लगानी होती थी, मोहर लगानी होती थी,
ठीक है, इस तरीके से वोटिंग होती थी और फिर इसको काउंट किया जाता था। ऑलमोस्ट 40 इयर्स तक यही सिस्टम चला। उसके बाद 1990s के अंदर हमें ईवीएम मशीन्स देखने को मिली एंड बाय 2004 एंटायर कंट्री के अंदर आज के टाइम पे ईवीएम वोटिंग मशीन के थ्रू ही इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक मेजर इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था वो खत्म हो गया कि किस तरीके से हमने डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया, कैसे इलेक्शन हुए। फर्स्ट इलेक्शन के अंदर हमने क्या देखा, एक स्टील बॉक्स के थ्रू कराया जा रहा है, फिर धीरे धीरे हम बैलेट पेपर पे आए और फिर हम ईवीएम मशीन के ऊपर आ गए। तो हमने पूरा का पूरा इवोल्यूशन देख लिया इंडियन इलेक्शन सिस्टम का। ठीक है, ओके, ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था कि किस तरीके से एस्टैब्लिश कर ली। अब हम आते हैं पॉलिटिक्स वाले पार्ट पे। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हुआ क्या था, है ना। तो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन का हमें यहाँ डेटा दिया हुआ है, जिसके अंदर कांग्रेस की डोमिनेंस हमें दिखाई गई है कि इन एवरी इलेक्शन कांग्रेस ने ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ सीट्स को जीता था। ठीक है, पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था, फिर 5 साल बाद 57 में, देन उसके बाद 5 साल बाद 1962 में। ठीक है, पहले से स्टार्ट करते हैं। तो 1952 वाले इलेक्शन के अंदर कांग्रेस ने आउट ऑफ 489 364 सीट्स को जीता था। फिर सेकंड नंबर पे आई थी सीपीआई, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसको 16 सीट्स मिली थी। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि स्टेट इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन के साथ हुए थे। ठीक है, कांग्रेस ऑलमोस्ट हर जगह जीत गई थी, सेंटर में तो वो जीती गई थी और मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर भी जीत गई थी एक्सेप्ट 3 स्टेट्स। पहला था त्रिवेंकोर कोचिन, दूसरा मद्रास और तीसरा उड़ीसा। लेकिन कोलिएशन के थ्रू उन्होंने यहाँ पे भी अपनी गवर्नमेंट को बना लिया था। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ पहले ही, कोलिएशन क्या होता है और अलायंस क्या होता है। ठीक है, बिकॉज बार बार नाम आएंगे सो दैट आप लोगों को क्लियर हो। अलायंस बेसिकली क्या होता है, 3-4 लोग हैं या 3-4 पार्टीज है, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया बिफोर इलेक्शंस कि हम साथ में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे और साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे एनडीए का अलायंस है, किसका है, बीजेपी का। देन देयर इज यूपीए, अभी तो एक नया अलायंस चल रहा है, दैट इज इंडिया है अगेंस्ट बीजेपी, है ना। अभी इलेक्शंस आने वाले हैं तो उसके अंदर ये वाला बन रहा है, न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा है, नहीं देखते हो तो न्यूज देखना स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ इंडिया दिख, हाँ ठीक है। तो अलायंस के अंदर बेसिकली बिफोर इलेक्शंस आप प्री प्लान करके साथ में इलेक्शंस को लड़ते हैं। लेकिन कोलिएशन में क्या होता है, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती है। ठीक है, मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, जिससे इवेंचुअली 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज, 2 या 2 से ज्यादा जो पार्टीज है उनको कोलाइड करना पड़ता है, साथ में मिलकर सरकार बनानी पड़ती है। यानी इलेक्शन से पहले वही जो लोग थे उस ग्रुप के अंदर अब जिन्होंने सरकार बनाई है वो एक दूसरे के अपोज में थे। ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ थे, राइवल्स थे। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो उन्हीं राइवल पार्टीज को मिलकर के अब वहां पे सरकार बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हरियाणा में आज के टाइम पे है किस किस की, बीजेपी की और जेजेपी की। जेजेपी मतलब जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला। ठीक है, जिनको डिप्टी सीएम बना दिया गया और मेन सीएम है हमारे मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, तो ये होता है कोलिएशन और ये होता है अलायंस। कोलिएशन इलेक्शन के बाद बनता है, अलायंस इलेक्शन से पहले ही बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोलिएशन के थ्रू कांग्रेस ने अपनी सरकार उन स्टेट्स में बना ली थी जहां पे इसको जीत हासिल नहीं हुई एंड एज एक्सपेक्टेड जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड तो नहीं था। एक्सपेक्टेड अगर हम बात करते हैं रियलिटी की तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीएम बनना था। आगे चलते हैं, 1957 का इलेक्शन आता है। 494 में से 371 सीट्स मिली थी किसको, कांग्रेस पार्टी को। केरला का केस अगर हम देखते हैं, फर्स्ट टाइम था वर्ल्ड के अंदर कि एक कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर जीती थी। ठीक है, इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी हुई है लेकिन वहां पे डेमोक्रेसी नहीं होती थी, इधर वहां पे मोनार्की होता था या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम ना होकर के 1 और 2 पार्टी सिस्टम होता था। ठीक है, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर केरला के अंदर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की सरकार आई थी, सीपीआई आई थी। आउट ऑफ 126 उसको 60 सीट्स मिल गई थी और 5 उसे इंडिपेंडेंट मेंबर का सपोर्ट मिल गया था एंड 65 करके उसने मेजोरिटी से अपनी सरकार बना ली थी। और सीएम बनाया जाता है ईएमएस नंबूदरीपाद को। ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है लाइक ऑलवेज यार ये डेमोक्रेटिक तरीके से आई थी। ठीक है, वो क्या करती है, वहां पे आर्टिकल 356 लगा देती है, इमरजेंसी लगा देती है और
वहां की सरकार को डिसमिस करके सेंटर की सरकार लगा देती है और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम खुद की सरकार को एस्टैब्लिश कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है बच्चे, जो ये विक्ट्री मिल रही थी कांग्रेस को, इट वाज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय आवर इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम है हमारा FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, हम पढ़ के आए क्लास 11th में FPTP होता है और एक होता है PR, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि USA वगैरह में। हमारे इधर पे है FPTP इंडिया के अंदर, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, अब जो कांग्रेस थी उसको 50% भी वोट नहीं मिल रहे थे, लेकिन हर एरिया के अंदर आउट ऑफ 4 वो 3 सीट्स को ऑक्यूपाई कर पा रही थी। कैसे? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, कांग्रेस को सिर्फ 45% वोट मिल रहे थे, बट इसने 74% सीट्स को ऑक्यूपाई कर लिया था 1952 इलेक्शंस के अंदर। यानी आपको मेजोरिटी तो मिली नहीं है, लेकिन आपको सीट्स कितनी ज्यादा मिल गई है। ठीक है, ऐसा इसलिए था बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस को 45% सीट मिली है, बाकी की जो 55% सीट्स है वो ऑपोजिशन पार्टीज में बटी हुई है, CDE। अगर ये मिल जाए तो ये 55 हो सकती है और ये अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग पार्टीज थी एंड दे डिड नॉट कोलिएटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसी वजह से ज्यादा वोट्स इनके पास थे। लाइक अगर 55% में से 5% सी के पास है, 20% इसके पास है और 30% इसके पास है, तो ये बटी हुई है। ठीक है, C के पास, D के पास, E के पास, अगर ये मिलती हैं तो 55 बन जाती है और ये जीत सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हम ऑलरेडी क्लास 11th के अंदर डिटेल में पढ़ के आए हुए हैं, है ना, तो उस वजह से। तो सोशलिस्ट पार्टी उस टाइम की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी इन टर्म्स ऑफ वोट्स। ठीक है, उससे 10% से भी ज्यादा वोट्स ले लेते, लेकिन वो 3% भी सीट्स को ऑक्यूपाई नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ दिस डिविजन ऑफ पावर अमंग द अपोजिशन पार्टीज। और ये क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की वजह से। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है, जिस पार्टी को ज्यादा वोट्स मिल जाते हैं उसको ज्यादा शेयर ऑफ सीट्स मिल जाती है। लाइक हमने पढ़ा 45% ही वोट्स मिले, लेकिन 73% ऑफ सीट्स वो लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, एंड यही कांग्रेस के फेवर में काम की। लेकिन अगर हम नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स के वोट्स को कवर अप करते हैं तो देवर 55%, बट देवर डिवाइडेड। इस वजह से 45% के साथ ही कांग्रेस जीत पा रही थी। ठीक है, तो कांग्रेस वे अहेड और अपोजिशन से वो मैनेज कर पाए बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या हमने अडॉप्ट किया था बेसिकली। ठीक है, अब हमें कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं जिनमें हमें कुछ पार्टीज के बारे में पढ़ना है। जैसे पहले में CPI कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला के बारे में पढ़ना है, CPI के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1957 के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक बिटर टेस्ट देखने को मिलता है। केरला के अंदर हम पढ़ के आए कि सेकेंड इलेक्शंस के अंदर केरला में CPI जीत गई थी। ठीक है, 60 सीट्स उसकी खुद की थी प्लस 5 उसने अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का सपोर्ट ले लिया था एंड थ्रू कोलिएशन दे वर सक्सेसफुल इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन केरला। ठीक है, असेंबली इलेक्शंस के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई थी। ठीक है, यही है, 60 सीट्स उसकी खुद की थी, 5 उसके इंडिपेंडेंट की थी। EMS नमूद्रीपाद को उस टाइम पे वहां का गवर्नर बना दिया जाता है, CM बना दिया जाता है। ठीक है, पहली बार हो रहा था वर्ल्ड के अंदर कि थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन एक कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई थी। ठीक है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जीत गई तो कांग्रेस पार्टी ने हार नहीं मानी। ठीक है, एंड उन्होंने वहां पे एक लिबरेशन स्ट्रगल स्टार्ट की, एक बेसिकली एक प्रोटेस्ट या कैंपेन स्टार्ट किया। ठीक है, अब क्या हुआ था, CPI जो थी बच्चे वो पावर में आई थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था अपना जो मैनिफेस्टो था, है ना, हर एक पार्टी का मैनिफेस्टो होता है जब भी इलेक्शंस में जाते हैं कि हम ये वादे करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि हम बहुत मैसिव स्केल के ऊपर प्रोग्रेस वगैरह करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन 57 में तो आई थी ना, 1957 में 2 साल बाद ही कांग्रेस ने क्या किया बच्चे, वहां पे इमरजेंसी लगा के आर्टिकल 356 लगा के गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। बेचारी क्या ही कर पाती इन 2 सालों के अंदर, लेकिन कांग्रेस को अपनी हार हजम नहीं हो पा रही थी। राइट, एंड आई एग्री कि कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ जो तरीके थे दे वर वे टू वायलेंट, दे वर वेरी रेडिकल, दे वर वेरी कंजर्वेटिव। तो हाँ, उनको आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जो लोग थे उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था एंड लोग भी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए थे एंड अगेन दिस वर्कड इन द फेवर ऑफ कांग्रेस और उन्होंने वहां पे अपनी इमरजेंसी लगा के आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम खुद की सरकार को वहां पे बना लिया था, सेंटर का रूल वहां पे लग गया था। ठीक है, अब ये जो डिसीजन है ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बोला जाता है बिकॉज इवेंचुअली इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया था इमरजेंसी लगा करके। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। अगर हम कांग्रेस डोमिनेंस की बात करते हैं तो इंडिया एक खाली एक ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे एक पार्टी ने डोमिनेट किया है 70 सालों तक, राइट? लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, ये जो है ये भी कंट्रीज है जहां पे डोमिनेंस रहते हैं, बिकॉज इवेंचुअली इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिंगल ही पार्टी है कि एक ही पार्टी है, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी को ही रूल दिया हुआ है, वही आती है, हर साल सरकार बनाती है, ठीक है? इसके अलावा म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, इरिट्रिया की अगर हम बात करते हैं, बिकॉज ऑफ मिलिट्री मेजर्स यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम रहा है। लाइट चली गई है, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक। अगर मैं विजिबल हूं तो आई विल कीप ऑन रिकॉर्डिंग। ठीक है, चल ही रहा है काम। रियली सॉरी फॉर द inconvenience guys, but we have to manage it this how, because eventually अगर मैं यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा दोबारा से रिकॉर्ड करने में। रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट हम चैप्टर पे फोकस करते हैं, ठीक है? कुछ टाइम के बाद जो मैक्सिको, साउथ कोरिया एंड ताइवान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट्स रहे हैं, ठीक है? लेकिन क्रूशियल डिफरेंस ये था कि यहाँ पे कांग्रेस डेमोक्रेटिक कंडीशंस के अंदर आ रही थी। यहाँ पे जितनी भी बाकी हमने कंट्रीज पढ़ी, चाइना, म्यांमार, मैक्सिको वगैरह, यहाँ पे थ्रू मोनार्की या थ्रू डिफरेंट डिक्टेटरशिप के थ्रू यहाँ पे एक पार्टी की डोमिनेंस मेंटेन हो पा रही थी, ठीक है? आगे चलते हैं। कुछ हमें ऐसे बॉक्सेस दिए हुए हैं, अब इन बॉक्सेस से यार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? तो मैंने ये इंसर्ट कर दिया, एक बार पढ़ लेंगे, कुछ नहीं जाता। पहला हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर का दिया गया है, ठीक है? तो ये एक एंटी कास्ट मूवमेंट और स्ट्रगल का पार्ट थे, लाइक दलित मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है? लेबर पार्टी इन्होंने फाउंड की थी, लेटर इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को फाउंड आउट किया था, ठीक है? इसके अलावा मेनली अगर हम बात करते हैं तो ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है? नेहरू की कैबिनेट के अंदर ये मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन 1951 में बिकॉज ऑफ देयर क्लैश ओवर हिंदू कोड इन्होंने रिजाइन कर दिया था, एंड 1956 में ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, ओके? उसके बाद रफी अहमद किडवाई के बारे में दिया गया है कि ये कांग्रेस के लीडर थे यूपी से, ठीक है? 1937 के अंदर यूपी में मिनिस्टर रहे हैं, एंड उसके बाद 1946 में दोबारा वहां से इलेक्ट हुए हैं, ठीक है? इसके अलावा इन्हें ये डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, फूड, इन सब के अंदर ये रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन आया था 2017 में भी और 2023 में भी, आपने बताना है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो डोमिनेंस थी दैट वाज डिफरेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज, बिकॉज कांग्रेस यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंडीशंस के थ्रू आ रही थी। बाकी कंट्रीज के जो भी हम एग्जाम्पल पढ़ के आए, आप लिख सकते हो चाइना वगैरह का, वहां पे सिंगल पार्टी ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, ठीक है? सिमिलरली बेलारूस वगैरह की अगर हम बात करते हैं, बिकॉज ऑफ द मिलिट्री डोमिनेंस वहां पे कोई दूसरी पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाती, इलेक्शंस के अंदर उनको इतने वोट मिलते नहीं है, वहां पे इतना मसल और मनी पावर का यूज किया जाता है कि वही हर बार अपनी सरकार बनाती रहती है, तो वहां पे अनडेमोक्रेटिक कंडीशंस के अंदर वन पार्टी की डोमिनेंस रही है, ओके? नेक्स्ट आता है फैक्टर्स एस्टैब्लिशिंग कांग्रेस डोमिनेंस। तो एक फैक्टर तो हमने पढ़ लिया कि एफपीटीपी था, बिकॉज हमारा एक स्ट्रक्चर इस तरीके का था कि वो पहले आओ पहले पाओ के चक्कर में मैक्सिमम वोट्स को वो सिक्योर कर लेती थी, तो इस वजह से वो जीत जाती थी, ठीक है? लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिससे इवेंचुअली वो अपनी डोमिनेंस को मेंटेन कर पाई। जैसे पहला था हिस्टोरिकल लेगेसी, ठीक है? तो कांग्रेस वाज द ओनली पार्टी, नॉट द ओनली पार्टी बट मेनली वो फोर फ्रंट रही फ्रीडम स्ट्रगल में, बिकॉज ये 1885 में बन गई थी, ठीक है? ओल्डेस्ट पार्टी हम बोल सकते हैं, इस वजह से लोग ज्यादा फेमिलियर थे इनके फ्रीडम फाइटर, इनके फेसेस से, ठीक है? आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस ऑटोमेटिकली रूलिंग पार्टी बन गई थी, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने जो इंटरिम गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर की थी उसमें मैक्सिमम लीडर्स इसी पार्टी के थे, ठीक है? सेकेंड वन इज एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज इनके पास थी, तो जिससे इवेंचुअली इनको जो अगेन भाई 1885 में बन गई थी, तो ये बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड हो गई थी 1947 तक। हर एरिया के अंदर इनकी अपनी यूनिट थी, लोग थे जो लोगों को इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते थे, ओके? नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ करिस्मेटिक लीडर्स। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स हमारे जितने भी अच्छे अच्छे फाइटर्स थे, BR अम्बेडकर हो गए, दिन सुभाष चंद्र बोस हो गए, और भी जितने भी थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह, देवर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ, इसीलिए लोग उनके
वही होता है ना कि आपको एक लीडर पसंद है तो आप उसकी पार्टी को वोट कर देते हैं, डजेंट मैटर कि वो किस टाइप के इलेक्शंस हो रहे हैं, वो चीजें। उसके बाद होता है वेल ऑर्गेनाइज पार्टी की। अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस ही काफी ऑलरेडी वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी, ठीक है। जब दूसरी पार्टीज, वही रीजन है कि वो ओल्डेस्ट पार्टी थी तो वेल ऑर्गेनाइज थी, उसके लोग बहुत ज्यादा थे, वो कैंपेनिंग के अंदर बहुत ज्यादा थी ऑलरेडी से ही। जब बाकी पार्टीज अपने कैंपेन की तैयारियां कर रही थी, कांग्रेस ने ऑलरेडी इतना ज्यादा अपना प्रचार प्रसार कर लिया था कि वो आसानी से जीत सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट है अ वाइड वैरायटी ऑफ सोशल ग्रुप विद इन इट फ्रेमवर्क। ये हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर हर तरीके के लोग थे, हर कास्ट के थे, हर क्लास के थे, हर रिलीजन के थे, छोटे बड़े, एजुकेटर्स भी थे, रूलर्स भी थे, फार्मर्स भी थे, हर तरीके के लोग इसके अंदर थे। 6 हमने एफपीटीपी ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो 6 नंबर में 2014 में क्वेश्चन आया था कि आपने कोई भी 4 रीजंस बताने हैं फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। आप 4 और 6 में बता सकते हो इजीली। हम 6 पॉइंट्स लिख के आए, आपको थोड़ा थोड़ा और डिटेल में अपनी तरफ से आंसर्स या एग्जाम्पल्स लिखने होंगे, ठीक है, ताकि आप आंसर को इलैबोरेट कर पाए। और मेक श्योर आंसर्स हमेशा पॉइंटर्स में लिख के आए, पैराग्राफ में आंसर कभी भी नहीं लिखने हैं। तो जैसे टॉपिक जिनके अंदर 6, हर टॉपिक के अंदर जो मेजर है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि कौन से फैक्टर्स थे, मैंने 6 पॉइंट ऑलरेडी लिखे हुए, तो एटलीस्ट आप 6 पॉइंट्स बना के जाओ, सो दैट 4 का है तो आप जो 4 बेस्ट आते हैं उनको लिख दो, और 6 का आएगा तो आपको 6 तो लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। ओके, इन योर ओपिनियन कौन से फैक्टर मेजरली रिस्पॉन्सिबल था फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन? कोई भी एक बताना है, जो भी आप लिख के आओगे उसके आपको आंसर्स, सॉरी, मार्क मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस इज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिएशन की। अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस देखते हैं तो 1885 में एज अ प्रेशर ग्रुप इवॉल्व हुआ था। उस टाइम पे इसमें मेनली एजुकेटेड, प्रोफेशनल और कमर्शियल क्लासेस के ही लोग रहते थे, लेकिन 20th सेंचुरी के अंदर ये एक मास मूवमेंट बन गया था, ठीक है। इनिशियली ये इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट मिडिल क्लास के थ्रू डोमिनेटेड होती थी, लेकिन जैसे जैसे विद एवरी सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट आई, सॉल्ट मार्च आया, बहुत सारी मूवमेंट्स हुई। इवेंचुअली जैसे जैसे हर मूवमेंट के साथ इसका बेस बहुत ज्यादा वाइडन अप्रूव हो गया, सोशल बेस, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट हमें ग्रुप्स यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। पीजेंट्स आ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, अर्बन ड्वेलर्स थे तो विलेजर्स भी थे, वर्कर्स थे तो ओनर्स भी थे, मिडल लोअर अपर कास्ट, तो हर तरीके के लोग, सोशल जो भी कैटेगरीज थी जितनी भी, कि एक हमने पढ़ लिया ना कि एक फार्मर एक ग्रुप है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट एक ग्रुप है, हर तरीके के लोग इसके अंदर जुड़ने लग गए थे, ठीक है। ग्रेजुअली इसकी लीडरशिप भी एक्सपैंड हो गई थी, जहां एक टाइम पे इसको अपर क्लास प्रोफेशनल्स लीड किया करते थे, अब कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स भी यहाँ पे रूल करने लग गए थे। तो मेनली हर तरीके के, हर समाज के अंदर जितने भी डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशन से लोग हैं, उन सबको ये साथ में लेके चलने लगी थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कांग्रेस एज एन आइडियोलॉजिकल कोलिएशन। तो बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कांग्रेस क्या थी, एक रेनबो लाइक सोशल कोलिएशन बन गया था, जो इवेंचुअली हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। हर कास्ट के, हर धर्म के, हर लैंग्वेज के, हर इंटरेस्ट के लोग इसके अंदर हमें देखने को मिले थे। ज्यादातर जो भी ग्रुप थे, इनकी आइडेंटिटी कांग्रेस के अंदर ही मर्ज हो गई थी, ठीक है। ऐसा वेरी ऑफन दे डिड नॉट एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। हाँ, अब ऐसा नहीं था कि आपके बिलीफ्स मिलने चाहिए, जो कांग्रेस में बोल रहा है वो आपको होगा ही होगा, ऐसा नहीं था। लोग अपने खुद के एक आइडियोलॉजी, खुद के एक बिलीफ के साथ भी कांग्रेस को ज्वाइन करते थे, उनके अंदर भी डिबेट्स होते थे, मतलब विद इन उनके अंदर सारी चीजें होती थी, ठीक है। एंड बिकॉज उस टाइम पे आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, डजेंट मैटर अगर आप कांग्रेस से अग्री नहीं कर रहे हो, बट आपको इसी को ही ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ ऑल्टरनेटिव है नहीं, आपको इसी के साथ रहना पड़ेगा और यहीं से अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें रेवोल्यूशनरी थे तो पेसिस्ट भी थे, कंजर्वेटिव थे तो रेडिकल भी थे, एक्सट्रीमिस्ट थे तो मॉडरेट्स भी थे, राइट थे तो लेफ्ट भी थे, सारे शेड थे, ठीक है। तो आइडियोलॉजिकल टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, एक बंदा है जो कंजर्वेटिव है, जिसके पुराने थॉट है, जो चाहता है कि धीरे धीरे चेंजेस हो गए, लेकिन एक दूसरा ग्रुप है रेडिकल है, जो चाहता है कि हमें इंस्टेंटली चेंजेस चाहिए, भले ही हमें मार कुटाई करनी पड़ जाए, कुछ भी करनी पड़ जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के ग्रुप इसके अंदर एग्जिस्ट करते थे। ऐसा जरूरी नहीं था कि वो हर बात पे हमेशा अग्री करते थे, बट बिकॉज दे डिडंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव, उनको साथ में ही काम करना पड़ता था, ठीक है। अब कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, एक प्लेटफॉर्म था जिसमें न्यूमरस इंटरेस्ट और ग्रुप के लोग रहते थे, काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी अगर हम देखते हैं
वो साथ में ही कांग्रेस के मिल गई थी टू बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस डेज के अंदर काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट, अब कांग्रेस एक बड़ा ग्रुप है, कांग्रेस के विद इन काफी सारी छोटी छोटी पार्टीज होती थी, उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन होते थे, खुद के उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थे, देवर अलाउड टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस। ठीक है, बिकॉज वही मेजर फ्रंट के ऊपर लीड लेकर के चल रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ओके, बिकॉज वही ना, उस टाइम पे पार्टीज में खुद की लड़ाई थोड़ी नहीं थी, उस टाइम तो लड़ाई थी कि ब्रिटिशर्स को भगाना है, और जब ब्रिटिशर्स को भगा दिया तो जब इलेक्शन हुए तब वो अलग अलग अपने रास्तों पे चल पड़ी और एक दूसरे के राइवलरी उन्होंने इलेक्शंस को लड़ा और जीता भी। ठीक है, अब काफी सारी पार्टीज जो थी लाइक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसको बाद में सेपरेट कर दिया गया है, अपोजिशन कर दिया गया, तो यही है कि आज के टाइम पे जितनी भी हम पार्टीज देखते हैं, मे बी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो कांग्रेस में एग्जिस्ट करती थी, उनके लीडर्स अलग होते गए, फिर अपनी अलग पार्टी बना ली, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपने कोई भी 3 फीचर्स बताने हैं कांग्रेस पार्टी के विच कीप इट एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, 6 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आपने अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट 2016 में 4 नंबर में आया था वही कि आप कैसे एक्सप्लेन करोगे द फंक्शनिंग ऑफ कांग्रेस पार्टी एज एन आइडियोलॉजिकल एंड सोशल कोलिशन। तो यही बताना है कि हर बैकग्राउंड के लोग थे, कांग्रेस के अंदर लिबर्टी थी कि आप खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी रख सकते हैं, खुद की अपनी आइडियोलॉजी भी रख सकते हैं, खुद के अपने व्यू पॉइंट्स भी रख सकते हैं, लेकिन दे एक साथ चलते थे। जब उन्हें नेशनल मूवमेंट की बात आती थी, किसी भी नेशनल इशू की बात होती थी, तो वो अपने डिफरेंसेस को साइड में रख के एक साथ उस चीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते थे और स्ट्रगल करते थे। ठीक है, आगे चलते तो यार हमें कुछ पार्टीज दी गई है जिनको हमने बेसिकली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, 1-2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, तो सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो पहले क्या होता था बच्चे, कांग्रेस जो एक पार्टी थी, ठीक है, उसके विद इन आपको अलाउड था कि आप किसी दूसरी पार्टी को भी बना सकते हो। ठीक है, सो बहुत सारी within Congress different parties को एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, उनको अलाउ था कि आप 2 पार्टीज की डुअल मेंबरशिप भी रख सकते हो। ठीक है, तो विद इन कांग्रेस भी डिफरेंट पार्टीज होती थी। सिमिलरली एक पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो 1934 के अंदर विद इन कांग्रेस पार्टी कुछ लोगों ने अपनी एक ग्रुप बना लिया था, एक पार्टी बना ली थी, दैट वाज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब ये जो लोग थे दे वर मोर रेडिकल एंड ये एग्लिगरिटेरियन कांग्रेस के ऊपर फोकस करते थे, यानी इक्वालिटी के ऊपर फोकस करते थे। नाम से समझ में आ रहा है, बिकॉज सोशलिज्म वर्ड इन्होंने यूज किया है, सो दे वांटेड कि स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, ये उनका व्यू पॉइंट था। ठीक है, बट इस टाइम तक तो यार हमें इंडिपेंडेंस ही नहीं मिली थी, राइट, तो एक डिफरेंट पार्टी को बनाने का कोई पॉइंट नहीं होता था। तो व्हाट कांग्रेस डिड वाज कि इसको भी अपने सपोर्टर्स को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, एंड इन लोगों के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है, ये अपनी नई पार्टी बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा अपने लोगों को कलेक्ट अप करने में। सो कांग्रेस ने अलाउ कर दिया था कि आप विद इन पार्टी एक दूसरी पार्टी बना सकते हो और इन लोगों को भी फायदा होता था। ठीक है, तो दोनों ही तरफ से फायदा था, तो इस वजह से इस तरीके से पार्टीज एग्जिस्ट किया करती थी। ठीक है, लेकिन 1948 के अंदर क्या होता है, 1947 में अब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है। इससे पहले तो इन्हें सबको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना था। तो डिस्पाइट कि इनके डिफरेंसेस है, हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि सोशल और आइडियोलॉजिकल जो भी कॉलिएशन हम उसको क्यों बोलते थे, बिकॉज डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग यहाँ पे एग्जिस्ट किया करते थे। लेकिन 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई, अब इन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ना है। ठीक है, तो 1948 के अंदर कांग्रेस क्या करती है, ये जो सिस्टम इसने बनाया हुआ था डुअल पार्टनरशिप का, डुअल पार्टी मेंबरशिप का, उसको ये अमेंड करके उसको हटा देती है कि अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इवेंचुअली ऐसी काफी सारी पार्टीज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर 1947 कांग्रेस से सेपरेट हुई थी। ठीक है, एंड सोशलिस्ट पार्टी वाज वन ऑफ देम। तो 1948 के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से सेपरेट हो जाती है और अपनी एक सेपरेट पार्टी बना लेते हैं, दैट इज सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, अब 1952 के अंदर ये इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन बिकॉज इवेंचुअली इसका बेस इतना ज्यादा वाइडन अप नहीं था एंड काफी लोग इसमें इतने ज्यादा वेल कनेक्टेड नहीं थे, तो बहुत ही कम एरियाज के अंदर ये कुछ सीटें जीत पाती है, अदरवाइज इससे मेजर फेलियर ही मिलती है उस इलेक्शन के अंदर। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि कैसे एग्जिस्टेंस में आई। 1934 में विद इन कांग्रेस एग्जिस्ट करती थी, लेकिन 1948 में व्हेन कांग्रेस अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट द डुअल पार्टी मेंबरशिप, इसने अपनी एक सेपरेट पार्टी बना दी।
ठीक है। इनकी मेन आइडियोलॉजी थी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना चाहिए। डेमोक्रेटिक हम पढ़ के आ चुके हैं, सोशलिज्म से मतलब सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। एंड दे यूज्ड टू क्रिटिसाइज कांग्रेस ओवर देयर कैपिटलिस्ट पॉलिसी, है ना। हम ऑलरेडी कोल्ड वॉर के अंदर पढ़ के आए हैं दैट देयर वर टू आइडियोलॉजीज, एक थी सोशलिज्म और एक थी हमारी कैपिटलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म में बेसिकली लोग चाहते थे कि सब कुछ स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, यानी इंडस्ट्रीज हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, स्कूल्स कॉलेजेस, जितना भी काम है वो सरकार को ही करना है, कोई भी प्राइवेट मेंबर्स नहीं होने चाहिए। कैपिटलिज्म के अंदर प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट किया जाता था कि अगर आपके पास पैसा है तो आप आइए मार्केट के अंदर, अपना अच्छा हॉस्पिटल बनाइए, अपनी अच्छी इंडस्ट्री बनाइए, अपने एग्रीकल्चर को मेंटेन कीजिए, इस तरीके से, ठीक है। तो इनकी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म, सो दे यूज्ड टू ब्लेम और क्रिटिसाइज कांग्रेस ओवर देयर आइडियोलॉजी ऑफ अडॉप्टिंग कैपिटलिस्ट। और वो बोलते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ रिच या बड़े लैंडलॉर्ड्स को ही फेवर करती है, आम लोगों को भला नहीं करती है। तो यहां से इन्होंने कुछ अपनी आइडियोलॉजी को डिफ्रेंशिएट किया कि ये डिफरेंस है हम दोनों पार्टीज के बीच में। लेकिन 1955 में इन्हें एक डिलेमा फेस करने को मिलता है, जब कांग्रेस अपना थोड़ा सा रिफॉर्म कर लेती है और अपने गोल को सोशलिस्ट पैटर्न के अंदर डिक्लेयर करते हैं। वो कहते हैं कि अब से हम भी सोशलिज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं एंड हम भी स्टेट कंट्रोल्ड पॉलिसीज को सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब सोशलिस्ट के लिए कोई भी इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव नहीं रहा था, बिकॉज जो इनका एक मेन एजेंडा था दैट हम चाहते हैं कि हमारा सोशलिज्म होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो भी एक्टिविटीज हैं या जो भी ऑक्यूपेशन उसको गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जाना चाहिए, वो तो अब कांग्रेस ने भी कर लिया, ठीक है। तो अब कोई डिफरेंस तो ना रही, और कांग्रेस तो वैसे भी इससे बड़ी पार्टी है, इससे ज्यादा वेल कनेक्टेड है, ठीक है। तो इवेंचुअली इनको एक मेजर सेटबैक यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे लीडर्स थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के विद इन, जैसे राममनोहर लोहिया, ये कहते थे कि हमें जो हमारी प्रैक्टिस है अभी तक, जैसे हम कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं, हमें वही करना चाहिए और हमें उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लीडर्स थे जैसे अशोक मेहता, वो कहते थे कि पहले भी तो हम कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे थे ना इंडिपेंडेंस से पहले, अभी भी हमें कांग्रेस के साथ थोड़ा बहुत कॉपरेशन रखना चाहिए, हम कुछ अलायंसेस कर करके कुछ स्टेट्स के अंदर उनके साथ एटलीस्ट गवर्नमेंट बना सकते हैं। इनका ये व्यू पॉइंट था, ठीक है। ओके, अब जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके अंदर भी विद इन द स्पैन ऑफ टाइम बहुत सारे स्प्लिट हुए हैं, बहुत सारे रीयूनियंस हुए हैं। फॉर एग्जांपल किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनी है, इससे निकल के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी है, संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी बनी है, ठीक है। अगर हम कुछ इनके प्रोमिनेंट लीडर्स की बात करते हैं तो देवर जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नारायण देव, राममनोहर लोहिया, एसएम जोशी एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा आज अगर हम कंटेम्प्रेरी इंडिया के अंदर कुछ पार्टीज देखते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल है या जनता दल यूनाइटेड या जनता दल सेक्युलर है, इनके सारे जो ओरिजिन्स है दे ट्रेस बैक देयर ओरिजिन्स टू द सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट पे चलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, बट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि इनका क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, कब ये बनी, किस तरीके से ये सेपरेट हुई। अगर एक नंबर में सीयूईटी में भी क्वेश्चन आता है या फिर आपके बोर्ड्स में भी आता है तो आप उसको आंसर कर पाए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी 1920s के अंदर बनी थी, काफी सारे पार्ट्स के अंदर, इंस्पायर्ड फ्रॉम बोल्शेविक रेवोल्यूशन। बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, हमने पढ़ लिया था। उसके अंदर मेनली क्या था, they adopted the ideology of communism and socialism। हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं सारी चीजें फर्स्ट बुक के अंदर। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मेक श्योर आप चैप्टर वाइज ही पढ़ो, सो दैट आप कनेक्टेड हो, बिकॉज हर चैप्टर की स्टोरी पिछले चैप्टर से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से आके देखते हो तो आप नहीं उसको रीगेन कर पाओगे, नॉलेज को रिकलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, सो दे बेसिकली एडवोकेटेड कि सोशलिज्म ही होना चाहिए एज द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, यानी स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है। अब 1935 के अंदर जो कम्युनिस्ट थे वो मेनली कांग्रेस की ही फोल्ड से काम कर रहे थे। अगेन जैसे 1934 के अंदर सोशलिस्ट पार्टी बनी थी एंड वो उसी की फोल्ड में काम कर रहे थे, बिकॉज डुअल पार्टनरशिप या डुअल मेंबरशिप अलाउड थी। सिमिलरली 1935 तक ये भी कांग्रेस के साथ ही मिलकर काम करते थे, उसी के विदिन ही कोएग्जिस्ट करते थे। लेकिन 1941 के अंदर दे पार्टेड देयर वेज फ्रॉम कांग्रेस, बिकॉज कम्युनिस्ट जो थी, ये जो लोग थे, ग्रुप था, एक पर्टिकुलर सेक्शन था, दे डिसाइडेड कि वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने वाले हैं अगेंस्ट नाजी जर्मनी, ठीक है। अनलाइक अदर नॉन कांग्रेस पार्टी, अब सीपीआई भी बिकॉज 1941 इंडिपेंडेंस से 6-7 साल पहले ही अलग हो गई थी और उसने भी अपना एक काफी अच्छा बेस बना लिया था, तो उसके पास भी एक वेल ऑयल्ड पार्टी मशीनरी थी, ठीक है। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो पार्टी को लगा कि
दैट द ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 वाज नॉट ट्रू। हाँ, तो ये सोचते हैं कि जो 1947 में पावर को ट्रांसफर किया ब्रिटिशर्स ने इंटरीम गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, एंड बिकॉज उसमें ज्यादातर मेंबर्स जो थे देवर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, एंड ये तेलंगाना के अंदर कुछ वायलेंट अपराइजिंग स्टार्ट कर देते हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी यार मेजरली अगर हम देखते हैं उनकी एक्टिविटीज ज्यादातर रेडिकल होती है, वायलेंट होती है, ठीक है, वो मतलब स्मूथली या कंजर्वेटिव तरीके से कामों को करना नहीं जानते, देवर वेरी लाइक रेडिकल होते हैं, थोड़े एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग होते हैं। तो बिकॉज दे वर डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिसीजन, तो वो सदर्न पार्ट्स के अंदर काफी सारे ऐसे वायलेंट अपराइजिंग को प्रमोट करने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा करके वो देखते हैं कि हमें कुछ मेजर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, कि ये जो हमारी पॉलिसी है वायलेंस की ये सही नहीं है। तो 1959 के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो अपने वायलेंट रेवोल्यूशन को अबॉन्डन कर देती है और वो डिसाइड कर दे कि अब वो सही तरीके से 1952 के जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं उसमें पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के अंदर ये लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बन के आती है, 16 सीट्स ये जीतती है, ठीक है। एंड इसका मेजरली अगर हम सपोर्ट देखते हैं तो वो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला इनसे आता है। एंड मेजर लीडर्स की अगर हम बात करते हैं तो दे आर ए के गोपालन, एस ए दांगे, EMS नंबूद्रिपाद जो केरला के वो बने थे, CM बने थे 1957 में, देन PC जोशी, अजय घोष, ये सब इनके नोटेबल कुछ लीडर्स रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़ लिया कि 1935 के अंदर इनके थोड़े से क्या होने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, किससे, विद इन कांग्रेस से। फिर 1941 में ये उससे अपने वेज को सेपरेट कर लेते हैं और एक अपनी सेपरेट पार्टी बना लेते हैं। एंड 7 सालों के अंदर ये काफी सारा अपना बेस वाइडन अप कर लेते हैं। इनिशियली इनकी एक्टिविटीज देवर वे टू वायलेंट, लेकिन 1951 में इन्हें समझ आ जाता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, हमें थोड़ी सी स्मूथ और थोड़ी सी नॉन वायलेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके लोगों को, अपने सपोर्टर्स को बढ़ाना होगा। एंड ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। एंड अनलाइक सोशलिस्ट पार्टी को कुछ सीटें नहीं मिली थी, ठीक है, बिकॉज दे सेपरेटेड इन 1948, लेकिन ये 1941 से ही काम कर रहे थे, तो इनकी एक वेल वाइडेंड बेस था। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी उभर करके आती है एंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बन के आती है विद 16 सीट्स, ठीक है। लेकिन 1964 के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके अंदर स्प्लिट हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजिकल रिफ्ट बिटवीन USSR एंड चाइना। तो अब जो लोग प्रो सोवियत थे वो CPI में ही रहते हैं, लेकिन जो लोग चाइना से इन्फ्लुएंस होकर अपनी दूसरी पार्टी बना लेते हैं CPI-M, ठीक है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, M फॉर मार्क्सिस्ट, ठीक है। सो बोथ दीज पार्टीज आज तक टिल डे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एक गोपालन के बारे में दिखा गया है कि ये कम्युनिस्ट लीडर थे केरला से, ही हैज वर्कड एज अ कांग्रेस वर्कर इनिशियली, ठीक है। उसके बाद 1939 के अंदर इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया। स्प्लिट के बाद ये CPI-M को इन्होंने ज्वाइन कर लिया जो चाइना से इन्फ्लुएंस थी, एंड ही वर्क फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पार्टी, ठीक है। ये पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं 1952 से। ओके, अब हमें बताना है कि कोई भी ऐसे 4 फीचर्स बताने हैं आइडियोलॉजी ऑफ स्वतंत्रता पार्टी के, फाउंड इन 1959। स्वतंत्रता पार्टी के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं गया ना हमको, हमें तो सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ाया गया है। आई गेस ये दिल्ली वालों का पेपर होगा, मैंने काफी बार ऑब्जर्व किया, आई डोंट नो क्यों जो दिल्ली वाले पेपर होते हैं, एक तो होता है आउटसाइड दिल्ली CBSE का, उसके क्वेश्चंस काफी डिफरेंस होते हैं जो हम लोग दे करके आते हैं, मैंने भी पर्टिकुलरली वही दिया। लेकिन एक दिल्ली का पेपर होता है सेट का, उसमें कुछ थोड़े से डिफरेंट और थोड़े से आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चन होते हैं, मे बी ICSE बोर्ड के होते हैं ये सब। एनीवेज इसको स्किप कर दीजिए, नहीं आएगा बिकॉज हमारे पास ये नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने सेकंड पढ़ना है कि आपको चेंजेस बताने हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी थी 1920 से लेके 1952 के जनरल इलेक्शन तक, क्या उसकी आइडियोलॉजी में चेंजेस आए। तो पहले कांग्रेस की फोल्ड के अंदर से ही काम करती थी और मेरे को लग रहा था कि ये क्वेश्चन 1 मार्क में ही आते हैं, बट ये 3 से 4 नंबर में भी आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ के जाओ। रियली सॉरी फॉर दैट, मेरे को इनिशियली यही लग रहा था, बट एनीवेज हमको एक स्टोरी की तरह याद करना है कि 1935 के अंदर 1920s में एग्जिस्टेंस में आई, इंस्पायर्ड फ्रॉम बोल्शेविक रेवोल्यूशन। फिर 1935 तक ये कांग्रेस पार्टी के विद इन ही काम करती थी। उसके बाद दे decided that they are going to support the Britishers against the Nazi Germany। तो उसके बाद 1941 में इनका स्प्लिट हो जाता है। फिर 1952 वाले इलेक्शंस पे पार्टिसिपेट करते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बन के आते हैं, 16 सीट्स ये जीतती है।
और हम वो भी लिख सकते हैं, 1957 वाला केस भी लिख सकते हैं, केरला के अंदर किस तरीके से इसने सरकार बनाई थी। तो हम अपनी तरफ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन का ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 2014 में 1 नंबर में क्वेश्चन आया था, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन कांग्रेस किस पार्टी से ज्यादा सीटें, कांग्रेस वॉन मोर सीट्स देन एनी अदर पार्टी। कौन सी थी जो सेकंड नंबर पे आई थी? सेकंड पे आई थी हमारी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, विद 16 सीट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली फैक्शन क्या होता है? फैक्शन का मतलब होती है गुट। ठीक है, गुट होता है, एक छोटा ग्रुप होता है। ओके, अब जो कोलिएशन लाइक कैरेक्टर है कांग्रेस का, ये इसको एक अनयूजुअल स्ट्रेंथ देता है। ओके, हमने पहले पढ़ा कि कांग्रेस क्या है? एक आइडियोलॉजिकल और सोशल कोलिएशन। ठीक है, सोशल कोलिएशन है पहला पॉइंट। इसके विद इन डुअल पार्टी की मेंबरशिप आपको अलाउड है, डुअल पार्टी की मेंबरशिप आपको अलाउड है। और भी डिफरेंट ग्रुप्स या पार्टीज इसके अंदर, ग्रुप्स प्लस पार्टीज इसके अंदर को एग्जिस्ट करते हैं। उस स्पैन ऑफ टाइम की अगर हम बात कर लेते हैं, उसी स्पैन ऑफ टाइम के अंदर हमें आंसर लिखना है, वही हमें पढ़ाया गया है। ठीक है, तो पहली इसके अंदर अकोमोडेट करते थे, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता था। ठीक है, टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन, उन्हें एक बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता था। अगर तो उस टाइम पे सोशलिस्ट पार्टी थी तो ऐसा नहीं था कि हमेशा कांग्रेस पार्टी की ही चलती थी। जो कांग्रेस पार्टी ने बोल दिया, जो दूसरी पार्टीज उसके विद इन को एग्जिस्ट करती थी, उनको भी पूरा पूरा स्टेज दिया जाता था, पूरा पूरा मौका दिया जाता था अपने पॉइंट्स को रखने का। एंड अगर उनके कुछ अच्छे पॉइंट्स होते थे तो उनपे बातचीत होती थी और उनको अडॉप्ट भी किया जाता था। ठीक है, तो एक बैलेंस इन्हें मेंटेन करके रखना पड़ता था। कोई भी वहां पे एक एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ले सकता, कोई भी डिक्टेटर नहीं बन के बैठ सकता। राइट, तो विद इन कांग्रेस भी एक हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती थी कि डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो अपनी बातचीत रखते थे सामने, अपने आइडियाज रखते थे, एंड जो अच्छे होते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनानिमस या फिर मेजोरिटी डिसीजन के ऊपर उनको अडॉप्ट भी किया जाता था। तो कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता था एट टाइम्स। कांग्रेस के जो मेन लीडर्स थे उन्हें अपनी बात को पीछे रख के दूसरी पार्टी के लीडर्स की बात को मान के चलना पड़ता था, बिकॉज उनको उनका सपोर्ट भी जरूरी था। इन एक्सक्लूसिवनेस, ये इसके हॉलमार्क थे कॉलिएशन की, यानी विद इन कांग्रेस एक कॉलिएशन की तरह चल रहा था। अभी भी अगर हम अलायंसेस की बात करते हैं, यूपीए के अंदर बहुत सारी पार्टीज है, एनडीए के अंदर बहुत सारी पार्टीज है, तो एट अ पॉइंट आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक रूम के अंदर 4 बंदे रहते हैं। ठीक है, एक रूम है, 4 पीपल है, चारों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। अब एक को एसी में सोना है, ठीक है, एक को सर्दी लगती है, तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरे वाले को हम ब्लैंकेट ला के दे देंगे मोटा सा कि भाई तू ब्लैंकेट ओढ़ के सो जा, हम एसी थोड़ा मंदा चला लेंगे। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। आपको कभी एक बंदे की बात माननी होगी, तो कभी दूसरे की, तो कभी तीसरे की, कभी चौथे की। ठीक है, तो ये है एक हॉलमार्क्स है कॉलिएशन के। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं, तो जो पार्टी का नेचर था उसके अंदर ज्यादा टॉलरेंस थी। ठीक है, इंटरनल डिफरेंसेस और एम्बिशंस को लेके, यानी आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, इस बंदे को टॉलरेट करना पड़ेगा कि मेरे को ब्लैंकेट मिल गया तो मेरे को इसमें सब्र करना पड़ेगा, ये लोग तो एसी चलाएंगे। ठीक है, ओके, तो टॉलरेंस आपको रखनी पड़ेगी, जो भी थोड़ा सा आपको बड़प्पन दिखाना पड़ेगा। तो कांग्रेस कंटिन्यूड डूइंग दिस इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के कुछ साल बाद तक भी इन्होंने ये चीज कंटिन्यू की कि अगर आप हमारी पार्टी में मिलके चलते हो, आप अपने व्यू पॉइंट्स रखो, आपके पास डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। आपने डुअल पार्टीशिप की मेंबरशिप को ही तो कैंसिल किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन उसके बाद भी काफी सारे डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग उसी के विद इन एग्जिस्ट करते थे, बिकॉज इवेंचुअली वो एक ज्यादा बड़ी पार्टी थी, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा था कंपेयर टू आप अपनी एक नई पार्टी बनाने के लिए चलो। ठीक है, इसी वजह से अगर कोई ग्रुप हैप्पी भी नहीं है उसके अंदर, तो रेदर देन वो अपनी बाहर जाके लड़े, वो पार्टी के विद इन रह करके लड़ता था, अपनी बात को रखता था, उसको पूरा मौका दिया जाता था, एंड वो विद इन पार्टी ही उस पर्टिकुलर डिसीजन या उस पर्टिकुलर इवेंट को अपोज करता था जो उसको पसंद नहीं आता था। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होते हैं छोटे छोटे, इनको हम फैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, सबकी सोच एक नहीं है, सबकी अलग अलग सोच है। तो ये जो छोटी छोटी सोच वाले लोग रह रहे थे, बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल बेनिफिट, उनको इसी में रहना था, कांग्रेस को भी उनका सपोर्ट चाहिए था, तो कांग्रेस काफी पॉइंट्स पे कॉम्प्रोमाइज भी करती थी, टॉलरेट भी करती थी, उनकी बातों को भी सुनती थी। तो इन ग्रुप्स को हम छोटे छोटे को फैक्शंस बोलते हैं, गुट बोलते हैं कि ये गुटबाजी है। ठीक है,
अब जो कॉलिनेटल नेचर है हमारा कांग्रेस का, इससे काफी सारे फैक्शंस आते थे। रेदर देन ज्वाइनिंग एनी अदर पार्टी, लोग इसी के अंदर आके रहने लगे कि ठीक है एक वाइड बेस है हमारे पास। इवेंचुअली उनको सुनने वाले भी तो लोग ज्यादा हो गए ना, कि कांग्रेस का बेस बड़ा है। अगर आप कांग्रेस पार्टी की किसी भी मीटिंग में जाएंगे तो वहां पे ज्यादा लोग होंगे, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, काफी सारे इंटेलेक्चुअल्स भी होंगे। रेदर देन अगर आप एक अपनी नई पार्टी बनाते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा, 1885 से चलती आ रही थी, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वाइड इनफ था। अब ये जो फैक्शंस थे काफी सारे, इनकी मेनली आइडियोलॉजिकल कंसीडरेशन पे होते थे कि हमारी कुछ डिफरेंट आइडियोलॉजी है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वीकनेस, ये जो फैक्शन, ये इंटरनल जो ये फैक्शंस थे, दे बिकम स्ट्रेंथ ऑफ कांग्रेस। यानी अगर कांग्रेस के अंदर कोई गलत डिसीजन लिया जा रहा है, कोई भी मिस्टेकनली कोई भी मिस्टेक हो रही है, तो यहाँ पे ये लोग होते थे, ये काम करते थे एज अ चेक एंड बैलेंस। दे यूज टू स्टैंड अप एंड जो भी गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट ये बोलते थे, एंड तो इसे यहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम मिल रहा था। रेदर देन इट्स वीकनेस, ये इसकी स्ट्रेंथ बना हुआ था उस टाइम तक। हाँ, इंडिपेंडेंस से पहले तक ही बना हुआ था, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम तो उसके बाद धीरे धीरे लोग सेपरेट होने लग गए थे, ठीक है। एंड सिंस देयर वर रूम विद इन द पार्टी, लोगों के पास रूम था, मौका था कि आप लोगों से कंसल्ट कर सकते हो, आप अपनी बातचीत रख सकते हो। रेदर देन गोइंग आउट एंड फॉर्मिंग अ न्यू पार्टी, वो लोग कांग्रेस में ही रहना प्रेफर करते थे, ठीक है। अब ज्यादातर जो स्टेट यूनिट्स थी कांग्रेस की, दे वर मेड अप ऑफ न्यूमरस फैक्शंस, एंड ये फैक्शंस होते थे, इनकी डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशंस होती थी। जरूरी नहीं था इन्हें कांग्रेस से ही अग्री करना है, ठीक है। सो ये थी हमारी फैक्शंस की कहानी। इट इज सिमिलर टू द टॉपिक दैट वी रेड एंड आइडियोलॉजिकल एंड सोशल कोलिएशन, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को भी आप मर्ज करके उस वाले आंसर में लिख सकते हो और उसको भी मर्ज करके इस आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। अब बाकी की अगर हम जो पार्टीज की बात करते हैं, सो दे प्राइमली और जो अपोजिशन पार्टी है तो वो कहीं ना कहीं वही थोड़ा इनके जो फैक्शंस होते थे इनको इन्फ्लुएंस करने की ट्राई करती थी, ठीक है। बट एनीवेज इट वर्कड इन द फेवर ऑफ कांग्रेस, ठीक है। 1947 से पहले, 1947 के बाद भी, इसीलिए तो ये इतने इलेक्शंस जीत पाई ना, 1952 का, फिर 57 का, फिर 62 का, इतनी सारी मैसिव मेजोरिटी के साथ, बिकॉज अपोजिशन को स्ट्रांग ही नहीं होने दिया इन्होंने, है ना। अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम हो रही है, दे ट्राइड कि उससे बैठो, बातचीत करो, उसको जाने मत दो, ठीक है। तो ये इसके लिए मेजर बेनिफिट रहा। तो फर्स्ट डिकेड ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस खुद ही रूलिंग पार्टी थी, एज वेल एज अपोजिशन उसके खुद के अंदर ही बैठा हुआ था, ठीक है। वो लोग थे जिनको अगर उनकी अपोजिशन, अगर उनकी कोई आइडियोलॉजी पसंद नहीं आ रही तो वो वहीं की वहीं उसको अपोज करते थे। इसीलिए जो पीरियड है इंडियन पॉलिटिक्स का, इसको कांग्रेस सिस्टम ही बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे अपोज करने वाले भी कांग्रेस के ही नेता थे और यहाँ पे सपोर्ट करने वाले भी कांग्रेस के ही नेता थे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज भारतीय जनसंघ। ये एक पार्टी के बारे में दिया हुआ है। तो 1951 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक पार्टी को फाउंड किया था जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, जिसको आज हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी लीनेज की अगर हम बात करते हैं तो इट कैन बी ट्रेस बैक टू आरएसएस, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एंड हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इनके आइडियल से प्रेरित होकर के और इन्हीं के साथ मिलकर के ये पार्टी बनी थी। अब जो जनसंघ था was different था in terms of ideology and program compared to कांग्रेस। इसका मेजर एम्फेसिस था एक वन कंट्री वन कल्चर के ऊपर, ठीक है, एंड वन नेशन, ठीक है। एंड दे यूज्ड टू बिलीव कि अगर हम अपने इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन के बेसिस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम जल्दी मॉडर्न बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इनका मेजर फोकस था वही कि कल्चर के ऊपर अपना जो धर्म है उसको बचा करके रखना है, ठीक है। एंड दे वांटेड अ रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, अखंड भारत, जो अभी तक आज तक उनका सपना है, बिकॉज इनकी जो अभी जो लीनेज है दैट इज बीजेपी, ठीक है। अब जो पार्टी थी वो फोरफ्रंट थी ऑफ द एजिटेशन टू रिप्लेस इंग्लिश विद हिंदी, ठीक है। इसके अलावा दे अपोज्ड टू ग्रांटिंग कंसेशंस टू द रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटी। जनसंघ पे अगर हम बात करते हैं तो मेनली अखंड भारत का इनका एक आइडिया था। इसके अलावा ये चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, जो ये अभी भी चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा द पार्टी वाज अ कांस्टेंट एडवोकेट ऑफ इंडिया डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। स्पेशली जब चाइना ने कैरी आउट कर लिया तो कॉन्स्टेंटली इन्होंने 1950s के 60s के बाद से ही बहुत खुल के क्लेम लिया है कि हमें न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए, ओके।
तो इन्होंने सिर्फ 3 लोकसभा सीट जीती थी 1952 इलेक्शंस के अंदर, फिर 1957 में 4 लोकसभा सीट्स जीती थी। ठीक है, अर्ली ईयर्स के अंदर इसका सपोर्ट हम देखते हैं तो मेनली हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आता था, दैट वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। अब इसके पार्टी के अगर हम प्रोमिनेंट लीडर्स की बात करते हैं तो देन दीज आर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देन दीनदयाल उपाध्याय एंड देन देयर इज बलराज मधोह। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी रूट्स यहाँ से आती है, तो भारतीय जनसंघ से ये हमारा बना है बीजेपी, दैट इज भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, सॉरी। तो ये फुल टाइम आरएसएस वर्कर्स थे सिंस 1942। ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द भारतीय जनसंघ एंड देन जनरल सेक्रेटरी और उसके बाद प्रेसिडेंट भी रहे हमारे भारतीय जनसंघ के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये लीडर थे हमारे हिंदू महासभा के। ठीक है, एंड ही वाज फाउंडर ऑफ अगेन भारतीय जनसंघ। नेहरू की फर्स्ट कैबिनेट के अंदर ये मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन 1950 में इन्होंने रिजाइन कर दिया ड्यू टू डिफरेंसेस ओवर रिलेशंस विद पाकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा हाँ, इन्होंने आर्टिकल 370 को अपोज किया था कश्मीर की ऑटोनॉमी को लेके। इसके अलावा इनको अरेस्ट भी किया गया था, अरेस्टेड ड्यूरिंग जनसंघ एजिटेशन अगेंस्ट कश्मीर पॉलिसी। आर्टिकल 370 इन्होंने लगाया था कांग्रेस ने, उसके अपोज में अगर कोई भी खड़ा हो रहा था तो देवर बीइंग अरेस्टेड, देवर बीइंग डिटेन्ड, उनके ऊपर वायलेंस हो रही थी एंड डाइड ड्यूरिंग डिटेंशन, और ये अपनी उस जेल काल के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 2014 के अंदर पूछा गया हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। यार यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय को भी लिखा गया है, लेकिन मेनली हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही आएंगे। ही वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट, ही वॉज फाउंडिंग मेंबर। हाँ, दीनदयाल उपाध्याय वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, लेकिन मेन थे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये क्या आएगा एक नंबर में। ओके, नेक्स्ट आता है इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। अब जो रूट्स हैं जितनी भी आज के टाइम पे हम नॉन कांग्रेस पार्टीज की देखते हैं, इट कैन बी ट्रेस बैक टू 1950s के टाइम पे एग्जिस्टेंस में आने लग गई थी। ठीक है, सम ऑफ दीज हार्ड केम इनटू बीइंग इवन बिफोर द फर्स्ट इलेक्शन, लाइक 1952 से पहले ही एग्जिस्टेंस में आ गई थी। जैसे बीजेपी आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं ये हो गई। ओके, अब ये जो प्रेजेंस, इनकी प्रेजेंस है, दे हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन आवर डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। लाइक ये जो पार्टीज है ये प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म करती है, राइट। अपोजिशन पार्टी का काम ही क्या होता है, इस पे 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। अपोजिशन पार्टी का काम ही होता है कि आपने चेक एंड बैलेंस रखना है। जो भी गलत पॉलिसी अगर सरकार लेके आ रही है, आपने उसके खिलाफ आवाज उठानी है एंड लोगों को अवेयर कराना है। ठीक है, सो दे केप्ट द रूलिंग पार्टी अंडर चेक एंड बैलेंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है दे प्रिवेंटेड द रिसेंटमेंट विद द सिस्टम। अगर मतलब दे, बिकॉज मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, जैसे हमने चाइना के केस में पढ़ लिया कि वहां पे सिंगल पार्टी अलाउड है। ठीक है, सिंगल पार्टी अलाउड है। सिमिलरली अगर हम बेलारूस का केस देखते हैं तो वहां का मिलिट्री स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहां पे एक ही पार्टी पावर में आती है, बाकी पार्टीज को वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आना चाहते। ठीक है, तो ये एंटी डेमोक्रेटिक होने से बचाए रखते हैं। ठीक है, एंड ये हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। अब ये जो पार्टीज है कुछ ऐसे लीडर्स को भी ग्रूम करते हैं जो विद फ्यूचर काफी सारे क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अर्ली ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी बिटवीन द लीडर ऑफ द कांग्रेस एंड द अपोजिशन। इंटरिम गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पहले जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसके अंदर अपोजिशन लीडर्स भी थे, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट के अंदर। ठीक है, एंड व्हेन जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, वो काफी सारे सोशलिस्ट पार्टी के लीडर्स को इन्होंने इन्वाइट किया था, जैसे जयप्रकाश नारायण को इन्वाइट किया था अपने कैबिनेट को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम का जो पर्सनल रिलेशनशिप था बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, बट विद टाइम जैसे जैसे कंपटीशन ग्रू होता गया ये चीजें डिक्लाइन होती गई। ठीक है, तो मेन हम अगर देखते हैं सो दे प्रिवेंट द रिजेंटमेंट विद द सिस्टम, दे प्रिवेंट फ्रॉम बिकमिंग इट एंटी डेमोक्रेटिक। मल्टी पार्टी का एक रेल ये हो गया। इसके बाद ये चेक एंड बैलेंसेस रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लोगों को अवेयर करा सकते हैं इनके खिलाफ। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन सपोर्ट करते हैं अपोजिशन
पार्टीज। ठीक है, तो 2019 में 6 नंबर में क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज एंड रोल प्लेड बाय देम। तो आपने इन्हीं को ही थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना होगा। जैसे चेक एंड बैलेंस के ऊपर हम 2-3 पॉइंटर्स लिख सकते हैं कि ये जो सरकार की गलत पॉलिसीज होती है, मिस्टेक्स होती है, उनके खिलाफ ही आवाज उठा सकते हैं, पार्लियामेंट में भी, आउटसाइड द पार्लियामेंट भी, बिकॉज इनकी भी इन्फ्लुएंस होती है काफी हद तक। ठीक है, तो ये था। अब 2 कार्टून्स हमारे रह गए हैं, इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। तो पहला जो कार्टून है, ये इलेक्शन कमेटी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका दिया गया है। ठीक है, फॉर्म बाय द कांग्रेस टू चूज पार्टी कैंडिडेट इन 1951। अगर हम देखते हैं कमेटी, बिसाइड्स नेहरू के अलावा यहाँ पे कौन थे, मोरारजी देसाई, रफी अहमद थे, डॉक्टर BC रॉय थे, कामराज नादर थे, DP मिश्रा है, राम गोपालाचारी हैं, ये सब थे इलेक्शन कमेटी के अंदर। यानी ये जो टोपी वाले हैं ये हमारे नेहरू साहब हैं, एंड बाकी और लोग बैठे गए हैं कि इसके अंदर किस तरीके से इलेक्शन कमेटी को बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट आता है टग ऑफ वॉर दिया हुआ है। तो जो ट्री है हमारा, ट्री के ऊपर हमारा बैठा है नेहरू बैठे हैं और उनके कैबिनेट कलीग्स बैठे, और ये नीचे जो है, ये जो इसको खींचने की कोशिश करे, देयर आर अपोजिशन मेंबर्स। तो ये हमारा अपोजिशन की स्ट्रेंथ दिखाते हैं, दैट इवन ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस, जब इंडियन जो स्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, इवॉल्व कर रहा था, उस टाइम पे भी यहाँ पे काफी मैसिव स्केल के ऊपर हमारे यहाँ पे एनकरेजमेंट था, लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, काफी हेवी कंपटीशन था, एटसेट्रा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर से मेनली अगर जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो उसी से आएंगे, क्या बोलते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे विच हेल्प्ड कांग्रेस एस्टैब्लिश डोमिनेंस। ठीक है, इसके अलावा कुछ पार्टीज थे, 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी हाँ, सोशल आइडियोलॉजिकल कोलिएशन वाले से आ सकता है कि किस तरीके से कांग्रेस एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिएशन रहती है। तो मेन ये 3 क्वेश्चंस पढ़ते हैं, इनको अच्छे से पढ़ के जाओ, बिकॉज ये 6 नंबर में भी आ सकते हैं और 4 में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप एक्सप्लेनेशन पसंद आया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।